अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस कहानी की चौथी एपिसोड है ये, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हूँ दानिया शाह, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। I am a serial entrepreneur, a published author and a co-medalist. Today we are going to talk about एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है लियोनार्डो दा विंसी की। मोस्ट ऑफ द लोगों ने उसका नाम तो सुना होता है, बट उसकी स्टोरी हमें नहीं पता होती। ये स्टोरी है अबाउट कि सक्सेस लाजमी नहीं होता कि सब कुछ आपको एक प्लेट में सजा हुआ मिले तो ही आपने उसको अचीव कर लेना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके अंदर एक हिडन फोर्स होती है, आपके अंदर एक आवाज होती है, आपका एक पैशन होता है, लेकिन आप उसको दबाते रहते हैं, आप उसको इग्नोर करते रहते हैं। और जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे और आप वो पर्पस नहीं फुलफिल कर पाएंगे जो सिर्फ आपकी जात के लिए यूनिक है। क्योंकि हर बंदे की अपनी एक कॉलिंग होती है और उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम खुद ही का जिक्र करते हैं कि खुद ही क्या होती है, इंसान को अपनी पहचान कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी बातें तमाम सक्सेसफुल लोगों की जिंदगियों में कॉमन रही हैं और होनी भी चाहिए। हम शुरू करते हैं लियोनार्डो की स्टोरी से। जब अप्रैल 1519 में काफी अर्सा बीमार रहने के बाद लियोनार्डो फाइनली अपनी डेथ बेड पे था, यानी कि वो मरने वाला था, तो उसने सोचा अपनी जिंदगी के बारे में। पिछले 2 साल से वो फ्रेंच किंग के पास रह रहा था और उसके मेहमान खाने के स्पेशल में रह रहा था, और किंग ने उसे पैसा और हर किस्म की जरूरियात और बहुत सारे तोहफे उस पर निछावर करता था। तो वो लियोनार्डो जब सोचने लगा कि उसने किंग की तो बहुत हेल्प की और उसने उसको एडवाइस भी किया, किंग ने अपने बहुत क्लोज भी रखा, लेकिन अब वो जब 67 साल का हो गया था तो उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा कि आखिर उसने किस तरह अपनी जिंदगी जी थी और क्या उसको ऐसे ही जीनी चाहिए थी। जब वो वहां पे था तो काफी उसके दोस्त उससे मिलने आते थे, किंग खुद भी उससे मिलने आता था, बादशाह, लेकिन वो कोशिश करता था कि वो ज्यादातर खामोश रहता था या वो अपने बचपन की बातों का जिक्र करता रहता था। वो हमेशा से लियोनार्डो की एक आदत थी कि वो किस्मत के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था उसका कि क्या ऐसी कोई फोर्स है जो इंसान के अंदर से, या जो हर चीज के अंदर मौजूद है और वो उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। क्या ऐसी कोई चीज है जो हम सबसे बियॉन्ड है, कोई कादिरुल मुतलक है जो हम सबके फैसले लिखता है और हम उन फैसलों के ऊपर सिर्फ एक्ट करते हैं। और वो उसको पहचानने की कोशिश करता रहता था, वो उस फोर्स को, उसके बारे में मजीद जानना चाहता था। तो उसने अपनी जिंदगी के ऊपर जब फाइनली बैठ के सोचा कि मैं कैसे इस पाथ से गुजर के, किस पाथ से गुजर के कहाँ तक पहुंचा हूँ, तो उसको लगा कि क्या वो फोर्स उसकी लाइफ में मौजूद थी। तो उसने देखा कि जब वो अपनी जिंदगी के ऊपर उसने ये सारी बात अप्लाई की कि किस तरह उसने ग्रो किया और कहाँ से उसने शुरू किया, तो सबसे पहले उसने अपने बचपन के बारे में सोचा। जब वो विंसी के विलेज में रहता था, एक गाँव में, फ्लोरेंस से 20 माइल के दूर, तो उसका जो फादर था वो एक मेंबर ऑफ एक बहुत अमीर और रिस्पेक्टेबल सोसाइटी का मेंबर था, लेकिन लियोनार्डो जो था वो उसकी जायज औलाद नहीं था। वो उसका मतलब वेडलॉक से पैदा नहीं हुआ था। वो किसी यूनिवर्सिटी से या किसी नोबल प्रोफेशन में वो नहीं जा सकता था। उस जमाने में ऐसा अलाउड नहीं था कि जो जिसकी लीगल औलाद होती थी सिर्फ वही नोबल प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते थे और बाइज्जत नौकरियां कर सकते थे या अच्छे ओहदों पे फाइज हो सकते थे। लेकिन लियोनार्डो ऐसा नहीं कर सकता था। वो ज्यादातर जब छोटा था तो वो अकेला या तो ऑलिव के बाग में घूमता रहता था, या वो डिफरेंट जंगलों में और वाटरफॉल्स और उसके आगे पीछे जो इलाका था वहाँ पे, क्योंकि नेचुरल की काफी सारी चीजें थी, वहाँ पे स्वान्स होते थे और वाइल्ड फ्लावर्स होते थे और एक अच्छी वाइल्ड लाइफ थी, तो वो उन्हीं को ऑब्जर्व करता रहता था और यही उसकी जिंदगी का टोटल निचोड़ भी था और उसको इसी में मजा आता था। एक दिन वो अपने बाप के ऑफिस में था तो उसे कुछ शीट्स ऑफ पेपर मिली, कुछ कागज मिले, और उस वक्त ये एक बहुत खास चीज थी। 1519 में तो वह मरने वाला था, 67 ईयर्स की बात करें तो उससे पहले 1400 समथिंग की बात है। उस वक्त तो ये बहुत एक खास बात थी कि किसी के पास कागज पेंसिल होता। तो उसने वो पेपर्स अपने पास रखे और अपनी जंगल की सैर को निकल गया। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने वहां बैठ के स्केच करना शुरू किया। जो भी चीजें उसको नजर आ रही थी, स्वान्स थे, दरख्त थे, पानी था, पहाड़ थे, जो भी उसको नजर आ रहा था उसने उसको स्केच करना शुरू किया। और उसकी ये रूटीन ऐसे बन गई कि रोज वो वहां जाता था और वो बैठ के वहां स्केच करता था, किसी भी शेल्टर के नीचे बैठ के। उसका कोई टीचर नहीं था, कोई ऐसी पेंटिंग्स नहीं थी जिनसे वो सीख सकता, लेकिन उसके पास वो निगाह थी, वो देखने वाली आंख थी, जिससे वो, क्योंकि वो एक बाय नेचर इनेट आर्टिस्ट था, वो एक बॉर्न आर्टिस्ट था, तो उसके अंदर एक ये चीज थी जिसकी वजह से वो हर चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता था, बहुत गौर से पहले देखता था और उसके बाद बहुत अटेंशन टू
डिटेल के साथ उसको पेंट करता था कि ऐसा लगता था कि असल में तस्वीर में जान डाल दी गई है। एक दफा उसने एक व्हाइट आइरिस बनाया। जब वो उसने उसको बना रहा तो उसने उसको ऑब्जर्व करते हुए देखा कि कहाँ कैसे वो अपने सीड से बड़ा होता है और डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के फिर वो कैसे एक परफेक्ट फ्लावर बनता है जैसा कि कोई भी और नहीं है। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्लावर था, जो एक फूल है वो मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर के एक फाइनली इतना खूबसूरत फूल बना, तो ये अगर जिंदगी के ऊपर भी अप्लाई किया जाए तो ऐसे ही होता है। इंसान मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता है और फाइनली अपनी रियल शेप में आता है। जब लियोनार्डो ने सोचा अपने बारे में तो उसने अपने शुरू के उन सालों में सोचा जब उसको एक मशहूर आर्टिस्ट था, उसने 14 इयर्स की एज में, 14 साल का था लियोनार्डो, तो उस आर्टिस्ट ने लियोनार्डो का काम देखा और उसने उसको अपने साथ अपनी शागिर्दी में ले लिया और उसको अपने साथ अपने स्टूडियो में काम करने के लिए बुलाया। और क्योंकि उसकी ड्राइंग्स इतनी मैग्निफिसेंट थी और इतनी मार्वलस थी कि उसको ये पोजीशन मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता जब वो उस बंदे के साथ रहा तो उसने डिफरेंट चीज़ें सीखी। उसने इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बहुत सारी चीज़ें सीखी जो उसको आगे उसकी फील्ड में हेल्प करेंगी। लियोनार्डो को सीखने का शौक था और लेकिन उसको ये ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो गया कि वो एक ऐसा बंदा नहीं था जो सिर्फ और सिर्फ बताई हुई चीज़ों को सीख सके, बल्कि वो ऐसा बंदा था कि वो हर चीज़ में अपना टच ज़रूर ऐड करता था। वो क्रिएटिव था और वो जानता था कि कुछ अर्से बाद वो अपने इस मास्टर की शागिर्दी को छोड़ के खुद से अपनी चीज़ें इन्वेंट करना शुरू कर देगा। एक दफ़ा उसको अपने स्टूडियो वर्क के तौर पे एक असाइनमेंट मिली जिसमें उसने एक बड़ा सा फरिश्ता बनाना था और उसने सोचा कि वो उसको अपने तरीके से बनाएगा। तो उसने सबसे पहले एक फ्लावर बेड बनाया जो एंजल के सामने फूलों की जगह बनाई। फिर उसके पीछे जो आम तौर पे लोग जनरल प्लांट्स बना देते हैं कि कोई भी फूल बना दिया, लेकिन उसने वो सारे फूल और वो सारे प्लांट्स बनाए जो वो बचपन में अपने फॉरेस्ट में से गुजरता था और बनाता था। और उसने उनको इतनी डिटेल से बनाया कि इवन जो साइंटिफिक थेरीज थी उस वक्त की और जो साइंटिफिक डायग्राम्स अवेलेबल थी वो उनसे भी बेहतर बना हुआ था कि उसका अटेंशन टू डिटेल इतना ज्यादा था। वो जो काम करता था उसको बहुत गौर से करता था। जब उसने एंजल का फेस बनाया तो उसने ऐसे पेंट्स बनाए कि उसके चेहरे के ऊपर एक नूर सा महसूस होता था और उसका मूड ऐसा, एक एंजेलिक फेस और एक एंजेलिक मूड उसको देने के लिए उसने जो तरीका इस्तेमाल किया वो बहुत ही यूनिक था। और फाइनली जब उसने उसके पर बनाने थे फरिश्ते के तो उसने वो बाजार गया, उसने मुख्तलिफ परिंदे खरीदे और काफी घंटे, कई घंटे वो उन परिंदों के परों को स्केच करता रहा, उनको रखता, उनको ट्रेस करता, उनको स्केच करता और वो देखता रहा कि कैसे एग्जैक्टली जो उनका पर है वो उनकी बॉडी के अंदर मर्ज करता है। आखिर क्योंकि ये हमारे लिए एक नई चीज है, हमारे साथ ऐसा होता नहीं है, तो उसने ये नहीं किया कि अपने अंदाजे से बस कोई भी पर बना देता। उसने पहले देखा कि परिंदों के कैसे बनते हैं, उनकी बॉडी में कैसे मर्ज होते हैं, वो ऐसा कैसे लगता है कि पर अलहदा महसूस ना हो और जिस्म अलहदा महसूस ना हो। उसने कई घंटे की प्रैक्टिस के बाद फाइनली उसने एंजल बनाया और उसने उसी तरह के पर बनाए। जब उसका काम खत्म हो गया तो उसको लगा कि ये उसने एक बहुत आइडियल पेंटिंग बना ली है और वो, लेकिन ये बनाने के साथ साथ उसको ये लगा कि ये पर तो मैंने बना दिए हैं, लेकिन क्या इंसान असल में उड़ भी सकता है? अगर हम इसी तरह के पर इंसान को असल में दे दें जिस तरह मैंने इस फरिश्ते को लगाए हैं तो क्या वो उड़ सकेगा? उस टाइम पे उसने बहुत डिटेल में बर्ड्स के बारे में जितना भी वो पढ़ सकता था उसने पढ़ा, क्योंकि देखिए हमें कोई नई चीज मिलती है तो हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए कि हम उसको मजीद जाने, मजीद पढ़े, मजीद उसको डिस्कवर करें जब तक हमें सारी की सारी समझ नहीं आ जाती, क्योंकि लर्निंग तो इंसान की कभी भी खत्म नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो हम कैसे समझ लेते हैं कि हम लोगों को तो सारा कुछ आ गया, हमारा नॉलेज कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ करना होता है वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मुझे सब कुछ पता चल गया, बल्कि वो हमेशा अगली से अगली चीज सीखने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। लियोनार्डो के ऊपर एक वक्त ऐसा भी आया 1481 में जब पोप जो उस जमाने का था उसने कहा कि सारे उस वक्त जो आर्टिस्ट थे मशहूर उन्होंने बुलाया रोम में और उन्होंने लियोनार्डो को नहीं बुलाया। उन्होंने एक चैपल बनाना था जिसको उन्होंने डेकोरेट करना था, बट उन्होंने लियोनार्डो को नहीं बुलाया और पोप की क्योंकि लियोनार्डो के साथ बनती भी नहीं थी
और उसको ऐसा लगा कि उसको नहीं बुलाना चाहिए, इसलिए उसको नहीं बुलाया। और लियोनार्डो जो है उसकी ज़िंदगी में ये बात जो अक्सर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में होती है कि पॉलिटिकल फेवर्स होते हैं, इंक्लिनेशंस होती हैं, आर्टिस्ट को उसके काम की बदौलत नहीं देखा जाता, नहीं परखा जाता, बल्कि उसके रिलेशंस और नेटवर्किंग और इन सारी चीज़ों के बदले परखा जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया और उसको बहुत बुरा लगा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन उसने एक उस वक्त फैसला लिया जो उसकी तमाम जिंदगी बदल देने वाला था। उसने अपने आप को फैसला किया कि वो खुद अपने आप को मिलान में इस्टेब्लिश करेगा और अपने लाइवलीहुड खुद बनाएगा, अपनी अर्निंग वो खुद करेगा। और वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बनेगा, बल्कि वो हर किस्म के क्राफ्ट, साइंसेस, आर्किटेक्चर, मिलिट्री, इंजीनियरिंग, जो भी चीज़, एनाटॉमी, कल्चर, जिस भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है वो काम करेगा। और जो भी बंदा, प्रिंस, शहजादा या कोई भी वो अगर उसकी सर्विस लेना चाहे तो वो उसको उसका पैसे पे करेगा और वो उसके लिए काम कर देगा। ऐसा उस वक्त में मशहूर नहीं था, ये कॉमन ट्रेंड नहीं था कि लोग फ्रीलांस करते। अब तो ये काफी कॉमन बात है कि लोग फ्रीलांस करते हैं और अपनी सर्विस ऑफर करते हैं, बट उस वक्त आर्टिस्ट जो है वो इकट्ठे रहते थे, कम्युनिटी होती थी, पॉलिटिकल एडवेंचर सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता था। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने अकेले अपनी लाइफ गुजारने का फैसला किया। उसने सोचा कि मुझे जो काम पसंद है मैं वही करूंगा और जिसने मुझसे करवाना है वो उसके एवज मुझे एक अच्छी पेमेंट देगा। जब उसने इस बात को अपने लिए चूज किया तो उसने सोचा कि शुरू में जब उसने ये काम पकड़ा तो उसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो उसने एक ब्रॉन्ज का, तांबे का उसने एक मुजस्मा बनाना था और ड्यूक ऑफ मिलान ने उसको वो काम दिया था। और उसको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आखिर वो मेटल से कैसे एक पूरी स्कल्पचर क्रिएट करेगा, और इतना बड़ा स्कल्पचर जो जिंदगी में पहले किसी ने नहीं बनाया था और रोम में ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं तांबे का ये सब कैसे बनाऊंगा। उसने बहुत अरसा पहले डिजाइन पे काम किया। फिर उसने क्ले, मट्टी सी जो होती है, क्ले होती है, उससे पहले उसने उसका रेप्लिका बनाया उतने ही साइज का जितने साइज का वो पूरे स्क्वायर के अंदर चाहिए था। जैसे चौक के अंदर कोई मॉन्यूमेंट बनता है तो उसका एक ह्यूमंगस साइज होता है, उसने उस पूरे साइज का पहले क्ले का मुजस्मा बनाया। और जब लोग उसको देखने के लिए इकट्ठे हुए तो वो वाकई बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं देखा था। आहिस्ता आहिस्ता बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सारे इटली और रोम को पता चल गया कि कोई बहुत ही जबरदस्त चीज बनने वाली है। तांबे का मुजस्मा लियोनार्डो बनाने वाला है। लियोनार्डो ने यह भी सोचा कि उस वक्त जो लोग थे वो पहले तांबे वगैरह का काम यूजुअली ऐसे ही होता है कि पहले एक हिस्सा बनाते हैं, दूसरा हिस्सा बनाते हैं, तीसरा हिस्सा, अगर 10 हिस्से हैं 10 के 10 को अलग-अलग बनाते हैं और आखिर में उनको जोड़ देते हैं। लेकिन उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसकी ऑर्गेनिक शेप, उसकी रियल शेप नहीं बनेगी, तो मैं सारे का सारा इकट्ठा ही बनाऊंगा। खैर उसने उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत महीने गुजर गए। हाउएवर कई महीने गुजरने के बाद जो ऐसा हुआ कि जंग छिड़ गई और जो ड्यूक था वहां का, उसको जितना भी तांबा था उसको वो सब का सब इस्तेमाल के लिए जंग के अंदर चाहिए था, तो उसने वो सब का सब ले लिया। और क्ले का भी जो स्टैचू था वो उतार लिया गया वहां से और वो घोड़ा कभी नहीं बना जो तांबे का बनना था। जो दूसरे आर्टिस्ट थे उस जमाने में, जो मशहूर जमाना थे, वो जो लियोनार्डो के कंपेटिटर्स भी थे, उन्होंने उसका बहुत मजाक भी उड़ाया और उन्होंने कहा कि तुमने इतनी देर लगाई एक परफेक्ट सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए और फाइनली तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तुमने एक मॉडल बनाया घोड़े का और कभी भी तुम उसको तांबे में नहीं बना सके और तुमने इतनी मेहनत जाया की, और तुम्हें क्या लगा कि जो मिलान के बेवकूफ लोग हैं ये तुम्हारे अंदर इनको इत्मीनान है और ये तुम्हारे ऊपर यकीन करेंगे और तुम्हारी इन स्टूपिड बातों का ये साथ देंगे। खैर लियोनार्डो को ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी, उसको पता था कि लोग बातें करते हैं, बट उसको कोई भी पछतावा नहीं था। क्यों नहीं था? अगर हम लोग जिंदगी में किसी चीज के ऊपर, हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है, महीना बहुत बड़ी बात है, हम किसी चीज के ऊपर 2 घंटे भी लगा ले और हमें उसका रिजल्ट ना मिले तो हम तो बहुत ज्यादा पछताते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट भी होती है और हम दोबारा उस काम की तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन लियोनार्डो के अंदर ऐसा क्या था कि उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने सोचा कि मैंने अपने आइडियाज को इतनी लार्ज स्केल पे टेस्ट तो मैं कर पाया हूँ। अगर मैं हमेशा से ये इंजीनियरिंग और मेटलर्जी करना चाहता था तो मुझे एक मौका मिला है जो मैंने करा है, और
ये मेरे लिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मुझे इसमें जरा भी रत्ती भर भी पछतावा हो, बल्कि वो उसमें बहुत खुश था। जब उसने अपनी जिंदगी के बारे में गौर किया तो उसको लगा ये सारी बातें सोचने के बाद कि उसके अंदर हमेशा से एक हिडन फोर्स थी। जैसे कि जब वो बच्चा था तो उस फोर्स ने ही उसको मजबूर किया कि वो जंगलों में जाए और वो स्केचिंग करे, और वो वाइल्डेस्ट पार्ट्स में चला जाता था, घने भयानक जंगल में चला जाता था और वहां बैठ के वो स्केच करता रहता था। आखिर ये उसके अंदर फोर्स थी जिसने उसको ये कंपेल किया कि वो अपने बाप के वो कागज चुराए। ये फोर्स थी उसके अंदर जिसने उसको कंपेल किया कि वो अपने उस्ताद की शागिर्दी के अंदर रहने के बावजूद वो नई चीजें सीखना चाहता था। ये वही फोर्स थी जिसने उसे जाइजेंटिक स्कल्पचर्स और उनके अंदर इन्वॉल्व किया और ऐसे रिस्क उसने लिए जो कभी किसी ने नहीं लिए थे। ये वही फोर्स थी जिसकी बेसिस पे उसने अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से गुजारने का फैसला किया, और ऐसा उस वक्त में कोई भी नहीं करता था जैसा उसने किया। जब उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जिंदगी को देखा तो उसको लगा कि एवरीथिंग मेड सेंस। जैसे कभी कभी हमें भी होता है कि हम किसी पॉइंट पे बैठे हो तो हम कहते हैं कि क्या मतलब, असल में ये सब कुछ मैं इसलिए गुजरा था कि ये होना था। तो कोई चीज होती है जो इंसान के साथ होनी होती है। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल टैलेंट जरूर होता है, उसकी अपनी कॉलिंग जरूर होती है। सिर्फ इंसान को अपनी वॉइस के ऊपर और जो उसके अंदर से उसको पैशन है उसके ऊपर उसको बिलीव करना चाहिए, उसको एतमाद होना चाहिए ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। अगर आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है तो किसी और को आपके ऊपर या आपके काम के ऊपर एतमाद कैसे हो सकता है। जब उसने इस सारे तरीके से जिंदगी गुजारी तो वो यकीनन बाकी तमाम लोगों से मुख्तलिफ भी था, और उसकी पेंटिंग्स आज हम लियोनार्डो के ज़माने में कोई भी और जो आर्टिस्ट थे, चाहे वो कितने अच्छे हुए और कितने मशहूर ज़माना हुए हो या कितना पैसा उस वक्त में उन्होंने कमाया, हम उनके बारे में नहीं जानते। आज कितने 100 साल कितनी सदियां गुजरने के बाद भी हम लियोनार्डो को जरूर जानते हैं। हर बंदे ने चाहे लियोनार्डो का काम देखा है या नहीं, लेकिन आपने लियोनार्डो डा विंची का नाम जरूर सुना है, क्योंकि उसने अपनी वॉइस के ऊपर ट्रस्ट किया। उस वक्त उस जमाने में जो भी हालात थे वो सब उसके अगेंस्ट थे, फिर भी उसने अपने ऊपर एतमाद किया और अपने तरीके से अपने काम को किया, क्योंकि उसको पता था कि जो काम वो कर रहा है वो उसकी इंटरनल कॉलिंग है, वो उसकी वॉइस है, वो उसका पैशन है और वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर हम देखें कि उस जमाने में उसको एक बाइज्जत नौकरी या बाइज्जत पेशा, एक बाइज्जत जिंदगी भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो एक नाजायज औलाद था, तो फिर वो कैसे इतना एक्सेल कर गया कि आज सदियों बाद भी किसी को नहीं पता कि वहाँ इटली में और कितने आर्टिस्ट थे और वो किस लेवल का काम करते थे, लेकिन लियोनार्डो को हम सब जानते हैं। ये वही हिडन फोर्स थी जिसने कई साल पहले एक छोटे से फूल के ऊपर उसको इतने घंटे फोकस करवाया कि उसने सीड से लेके उस फूल तक बनने का सारा प्रोसेस इस तरह अपनी ड्राइंग में बनाया कि इवन उस वक्त के साइंसदान उसको देख के हैरान रह गए कि हमारे माइक्रोस्कोप्स या हमारी अकल इस डिटेल को नहीं पहुंच सकी। सारा साइंटिफिक नॉलेज और प्रोसेस के बारे में होने के बावजूद तो उसके पास वो कैसे थी, क्योंकि उसके अंदर ये इनेट टैलेंट था कि वो चीज को देखता था, उसको ऑब्जर्व करता था, उसको गौर करता था, उसके अंदर ख्वाहिश थी कि वो चीज को उसकी परफेक्शन में ही बनाए। जब वो मरने से कुछ अरसा पहले लियोनार्डो ने ये लाइंस लिखी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत है और जो उसकी जिंदगी का निचोड़ भी है, और अगर हम इसको समझें तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है। वो कहते हैं, just as a well-filled day brings blessed sleep। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर हम एक अच्छा दिन गुजारे तो हम सुकून से सोते हैं। अगर एक दिन में हम सारे काम कर लें अपने जो हमने करने थे तो हमें बड़ी सुकून की नींद आती है। बिल्कुल इसी तरह एक अच्छी एम्प्लॉयड जिंदगी, अ वेल एम्प्लॉयड लाइफ ब्रिंग्स अ ब्लेस्ड डेथ। अगर आपने अपनी जिंदगी एक अच्छे मकसद और एक अच्छे तरीके से गुजारी है तो फिर आप उतनी ही सुकून की मौत मर भी सकें। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज इंसान का अपने ऊपर एतमाद है, अपने ऊपर यकीन है। और ये मत सोचें कि सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। अगर हर बंदा गेमर बन के बहुत पैसे कमा रहा है, मैं भी गेमर बन जाऊं। अगर हर बंदा एंड्रॉइड डेवलपर है, मैं भी एंड्रॉइड डेवलपर बन जाऊं। ये ना सोचें कि आपकी फूफी का बेटा इंजीनियर है इसलिए आपने इंजीनियर बनना है। आप सिर्फ वही काम करें जो आपका पैशन है,
इसके अलावा कोई भी काम आपको वो सक्सेस नहीं दे सकेगा जो आपके लिए डेस्टिन्ड है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक किस्मत होती है, हर इंसान की अपनी एक जिंदगी होती है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी खास टैलेंट, एक ऐसी खास खूबी होती है जो बाकियों से उसको जुदा करती है। अपनी उस खास खूबी को जाने, अपने टैलेंट को जाने, खुद पे एतमाद करें और अपनी उसी फील्ड में एक्सेल करें, ग्रो करें, एक अच्छी जिंदगी गुजारें, एक बामकसद जिंदगी गुजारें, ताकि आप एक पुरसकून मौत मर सकें। डेथ बेड पे जब आप हो तो आपको कोई रिग्रेट्स ना हो कि काश मैंने 25 साल पहले ये कर लिया होता, या काश मैं अपनी किताब लिख लेता, या काश मैं डिजाइनर बन जाता, या काश मैं जो भी करता। So please remember this thing and we will meet in the next episode। एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके मैं हाजिर होंगी आपके पास। ये सारी कहानी आप लोगों से शेयर करने का मकसद यही है कि आप मोटिवेटेड रहें और अपने मकसद के हसूल के लिए जी जान से मेहनत करें। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए और बाय बाय।